वेलकम टू अन अकेडमी। मैं हूं आपकी अनुष्या दीदी। एंड कैसे हैं मेरे सारे स्टूडेंट्स? आई होप आप सब ठीक हो एंड आई ऑल्सो होप कि आप लोग सुपर रेडी हो आज के इस सेशन के लिए। आगे बढ़ने से पहले जिसने भी क्लास को ज्वाइन कर लिया है, जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन भर दो, मुझे आइडिया लग जाए कि हमारे स्टूडेंट्स आ गए हैं क्लास में। फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना आज का ये सेशन। तो ये लेक्चर हमारे क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए है। आज की क्लास में हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। तो अगर आप एक न्यू स्टूडेंट हो जिसे लग रहा है कि ठीक है ये चैप्टर तो मिल गया, बाकी के चैप्टर्स कहाँ पर है, तो दूसरे बुक का भी पहला चैप्टर मैं ऑलरेडी इस चैनल पर कवर करा चुकी हूँ। आप इसी चैनल के वीडियोस वाले सेक्शन में जाओगे या फिर अगर प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाओगे तो आपको बहुत इजीली मिल जाएगा। और हाँ, जितने भी न्यू स्टूडेंट्स हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो ह्यूमैनिटीज से रिलेटेड बेस्ट वीडियोस के लिए। और जो हमारे पुराने बच्चे हैं, आपको तो पता ही है क्या करना है, जल्दी जल्दी सब लोग वीडियो को लाइक करो, सेशन शेयर करो, सबको बताओ कि मैम लाइव है। फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस क्लास को। तो द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी हम ये चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। सब लोग अपने एनसीईआरटी को ओपन कर लो और साथ साथ सुनते जाओ, दिल से समझते जाओ, उतना ही है। चलो, तो विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के इस लेक्चर को। चैप्टर की शुरुआत में हमें बर्लिन वॉल के बारे में बताया जा रहा है। तो बर्लिन वॉल से हम लोग अपने चैप्टर की शुरुआत करेंगे। तो पहले क्या हुआ करता था, इससे पहले एंड ऑफ बाइपोलैरिटी से पहले भी एक चैप्टर हुआ करता था कोल्ड वॉर नाम से। और इस चैप्टर में आपको बेसिकली कोल्ड वॉर के बारे में बताया जाता है। तो दो कंट्रीज थी, सोवियत यूनियन एंड यूएसए। इन दोनों की आपस में उस टाइम पर बिल्कुल भी नहीं बनती थी और ये दोनों सुपर पावर्स थे, पूरे वर्ल्ड में सबसे पावरफुल ग्रुप्स थे, कंट्रीज थे ये दोनों। पर फिर एक ऐसा टाइम आता है जब सोवियत यूनियन कमजोर पड़ जाता है, सोवियत यूनियन टूट जाता है और पूरे वर्ल्ड में इकलौता सुपर पावर बच जाता है यूएसए। तो पहले इन दोनों के बीच में बहुत टेंशन्स थे, बहुत कन्फ्लिक्ट्स थे, एक वॉर का माहौल था, उसी को ही हम कोल्ड वॉर कहते हैं। फिर क्या होता है, सोवियत यूनियन टूट जाता है और पूरे वर्ल्ड में एक ही सुपर पावर रह जाता है और वो होता है यूएसए। तो इसी चीज के बारे में एंड ऑफ बाइपोलैरिटी मतलब, बाइपोलैरिटी मतलब पहले एक ऐसा टाइम था जब दो सुपर पावर्स थे। एंड ऑफ बाइपोलैरिटी मतलब अब सोवियत यूनियन खत्म तो एक ही सुपर पावर बचा यूएसए। तो इसी सिचुएशन के बारे में, ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, इंडिया के ऊपर इससे कोई असर पड़ रहा है या नहीं, इंडिया रशिया का रिलेशन कैसा है, ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं। लाइक आई सेड, चैप्टर की शुरुआत हो रही है बर्लिन वॉल से। तो थोड़ा सा समझते हैं कि बर्लिन वॉल क्या था। तो जब कोल्ड वॉर का एकदम पीक टाइम चल रहा था, उस टाइम पर बर्लिन वॉल बनाया जाता है, ठीक है। पर 1989 में बर्लिन वॉल को तोड़ भी दिया जाता है, ठीक है। दिस ड्रामेटिक इवेंट वॉज फॉलोड बाय एन इक्वली ड्रामेटिक एंड हिस्टोरिक चेन ऑफ इवेंट दैट लेड टू द कोलैप्स ऑफ सेकेंड वर्ल्ड एंड द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर। कह रहे हैं कि बर्लिन वॉल टूटता है एंड कुछ टाइम के अंदर कोल्ड वॉर भी खत्म हो जाता है एंड सेकेंड वर्ल्ड हमारा खत्म हो जाता है। सेकेंड वर्ल्ड मतलब वो ग्रुप ऑफ कंट्रीज जो सोवियत यूनियन को सपोर्ट कर रही थी, ठीक है। तो सेकेंड वर्ल्ड, सोवियत यूनियन हमारा खत्म हो जाता है। इसी टाइम के अराउंड हम ये भी देखते हैं, जर्मनी विच वॉज डिवाइडेड आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज यूनिफाइड। जर्मनी भी इस टाइम पर यूनाइट हो जाता है। एंड इस चीज के बारे में अभी तो खैर एक सेंटेंस में बताया गया है कि जर्मनी यूनाइट हो जाता है, बाकी जर्मनी के बारे में इन डिटेल इस चैप्टर में नहीं पढ़ाया जाएगा, पर आप लोग ऑलरेडी क्लास 10th में ये पढ़कर आ रहे हो। ये देख रहे हो मेरी कलाकारी तुम लोग, क्या तो सुपर क्रिएटिव हूं मैं। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, one after another the 8 East European countries that were part of Soviet bloc replaced their communist government in response to mass demonstration। इस टाइम के अराउंड क्या होता है, बहुत सारी कंट्री सोवियत यूनियन का पार्ट होती हैं, है ना।
एक के बाद एक ये कंट्रीज बोलने लग जाती हैं कि अब हमें कम्युनिस्ट गवर्नमेंट नहीं चाहिए, अब हमें अपने देश में सोशलिज्म नहीं चाहिए। द सोवियत यूनियन स्टूड बाय एज द कोल्ड वॉर बिगैन टू एंड। तो सोवियत यूनियन की जो गवर्नमेंट है वो कुछ नहीं कर पाए, वो बस देख रहे थे कि यार कोल्ड वॉर खत्म हो रहा है। एंड कमाल की बात यह है कि सोवियत यूनियन में ऐसा नहीं था कि कोई बहुत बड़ा मिलिट्री अपराइजिंग हुआ था या कुछ ऐसा हुआ था। जो साधारण लोग हैं, जो ऑर्डिनरी मेन एंड वुमेन थे, उन्होंने आवाज उठाई एंड उनके एक्शंस के वजह से इवेंचुअली सोवियत यूनियन हमारा बिखर जाता है या खत्म हो जाता है। ठीक है, तो इवेंचुअली फाइनली सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हो जाता है। डिसइंटीग्रेट मतलब सोवियत यूनियन टूट जाता है, बिखर जाता है, खत्म हो जाता है। इन दिस चैप्टर वी डिस्कस द मीनिंग, द कॉजेस एंड द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड वर्ल्ड। तो ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, हम समझने की कोशिश करेंगे कि सेकेंड वर्ल्ड का क्या मतलब है, क्या कारण थे, क्या कॉजेस थे जिसके वजह से सोवियत यूनियन हमारा बिखर जाता है। हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि सोवियत यूनियन के खत्म हो जाने के वजह से हमें अपने दुनिया में क्या बदलाव देखने को मिला, मतलब रिजल्ट क्या था, कॉन्सिक्वेंस क्या था सोवियत यूनियन के टूट जाने का। ठीक है, we also discuss what happened to the part of the world after the collapse of communist regime। सोवियत यूनियन के खत्म हो जाने के बाद वर्ल्ड पॉलिटिक्स में क्या बदलाव आया, ठीक है, और इंडिया का इन कंट्रीज के साथ रिलेशन कैसा है, ये सब भी आप इस चैप्टर में समझने की कोशिश करोगे। ठीक है, तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन था, थोड़ा थोड़ा हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ये एक डायग्राम है, ये एक इमेज है जिससे आपको बर्लिन वॉल का आइडिया लगेगा। तो बर्लिन वॉल क्या था, बर्लिन को ये दो इलाकों में डिवाइड कर रहा था, एक ईस्ट बर्लिन और वेस्ट बर्लिन। और यहां पर आपको ये ब्लैक एंड व्हाइट सी जो लाइन दिख रही है ना, इस पूरे लाइन में बर्लिन वॉल हमारी बनी हुई थी। तो बर्लिन वॉल के एक तरफ ऐसे लोग थे जो सोशलिज्म के ऊपर विश्वास रखते थे, ठीक है, जो मानते थे कि गवर्नमेंट कंट्रोल ज्यादा होना चाहिए उनके देश में। तो मतलब यहाँ पर ऐसी कंट्रीज थी जो सोवियत यूनियन को सपोर्ट करते थे। और बर्लिन वॉल के दूसरे तरफ, वेस्ट के तरफ, ऐसी कंट्रीज थी जो कैपिटलिज्म के ऊपर विश्वास रखते थे, जो मानते थे कि गवर्नमेंट कंट्रोल से ज्यादा प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस होनी चाहिए। मतलब बर्लिन वॉल के इस तरफ ऐसी कंट्रीज थी जो यूएसए को सपोर्ट कर रही थी। तो बर्लिन वॉल एक सिंबल था इस चीज का, कोल्ड वॉर का सिंबल था कि इसने दुनिया को दो हिस्सों में बांट रखा है। एक हिस्से के जो लोग हैं वो सोशलिज्म के ऊपर विश्वास कर रहे हैं, दूसरे हिस्से में जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, वो कैपिटलिज्म के ऊपर विश्वास रख रहे हैं। ये एक्चुअल इमेज है जब बर्लिन वॉल को तोड़ा जा रहा था। तो ये पूरा वॉल है और आपको दिख रहा होगा बहुत सारे लोग यहाँ वॉल के पास आए। पहले एक छोटा सा होल बनता है, फिर ये लोग इवेंचुअली बर्लिन वॉल को तोड़ देते हैं। The Berlin Wall symbolized the division between capitalist and the communist world। बर्लिन वॉल इस चीज का सिंबल था कि कैसे कैपिटलिस्ट वर्ल्ड और कम्युनिस्ट वर्ल्ड बटी हुई है, कैसे ये दोनों वर्ल्ड डिवाइड हो रखी है। यहाँ पे कुछ फैक्ट्स बता रखे हैं बच्चों बर्लिन वॉल के बारे में। हम क्या करेंगे, एनसीईआरटी में से अंडरलाइन करेंगे और इन फैक्ट्स को याद करेंगे। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्ट हमारे एमसीक्यूज में आ सकते हैं। कब बना था बर्लिन वॉल? 1961 में बनाया गया था और ये वॉल ईस्ट बर्लिन और वेस्ट बर्लिन को बांटता था, सेपरेट करता था। ये जो वॉल है ये 150 किलोमीटर से भी ज्यादा लॉन्ग था और ये वॉल 28 इयर्स तक टिका रहा। उसके बाद 28 इयर्स के बाद क्या होता है, 9 नवंबर 1989 को क्या होता है, बहुत सारे लोग आते हैं एंड ये लोग इस वॉल को तोड़ देते हैं। तो 28 इयर्स तक ये वॉल टिकता है। उसके बाद 9 नवंबर 1989 को इस वॉल को गिरा दिया जाता है। ठीक है, यहां पर मैंने आपको कोल्ड वॉर के बारे में थोड़ा समझा दिया है। ध्यान रखना कोल्ड वॉर का जो चैप्टर है वो डिलीट हो चुका है, आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है।
पर अगर आप थोड़ा सा कोल्ड वॉर को समझोगे तो ही आप इस चैप्टर के साथ रिलेट कर पाओगे। इसीलिए मैंने बस एक पेज में आपको समझा दिया कि कोल्ड वॉर था क्या, पर ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, ये पेज हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो कोल्ड वॉर था क्या? It was the atmosphere of suspicion and fear that arose between USA and Soviet Union after Second World War. सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सोवियत यूनियन एंड यूएसए के बीच में जो एक वॉर जैसा माहौल था, जो टेंशन्स थी, जो दिक्कतें थी, उनको हम कोल्ड वॉर कहते हैं। कोल्ड वॉर में हमने देखा कि यूएसए एंड सोवियत यूनियन के ओपिनियन में डिफरेंसेस थे। तो यूएसए कहता था कि भाई कैपिटलिज्म बेटर है, प्राइवेट कंट्रोल बेटर है, और सोवियत यूनियन क्या कहता था कि सोशलिज्म बेटर है, पब्लिक गवर्नमेंट कंट्रोल बेटर है। ठीक है, धीरे धीरे हम देखते हैं कि कोल्ड वॉर में क्या होता है, माउंटिंग टेंशंस बिटवीन दीज नेशन, यूएसए एंड सोवियत यूनियन के बीच में टेंशंस बढ़ते जाते हैं और ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ अलग अलग एक्शंस भी लेने लग जाते हैं। ठीक है, तो ये तो था हमारा एक छोटू सा इंट्रोडक्शन। आई होप यहां तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं व्हाट वाज द सोवियत सिस्टम। सोवियत सिस्टम क्या था, क्या मतलब है सोवियत सिस्टम का, सोवियत यूनियन में किस टाइप का सिस्टम था, ये समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यूएसएसआर कुछ नया तो नहीं है, 9th में भी पढ़कर आए हो आप लोग। ये रशियन रेवोल्यूशन याद है आपको चैप्टर? कहाँ याद रहता है ना? हमने कल जो पढ़ा था वो तो याद हो नहीं रहा दीदी, आप 9th की बात कर रहे हो। याद होगा वैसे, है ना? तो यूएसएसआर का फुल फॉर्म क्या है? यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। ठीक है, तो 1917 में क्या था, एक सोशलिस्ट रेवोल्यूशन हुआ था, क्रांति हुई थी रशिया में, उसके बाद यूएसएसआर बनाया गया था। तो ये जो क्रांति थी, ये जो रेवोल्यूशन हुआ था, इस रेवोल्यूशन में ये जो लोग थे, ये सोशलिज्म के आइडियोलॉजी से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड थे। ये अपने देश में सोशलिज्म को लाना चाहते थे और कैपिटलिज्म, प्राइवेट कंट्रोल के खिलाफ थे ये लोग। कैपिटलिज्म के आइडिया को ये लोग पसंद नहीं करते थे। इनका मानना था कि अगर हम सोसाइटी में सबको बराबर करना चाहते हैं, सबको इक्वल पावर देना चाहते हैं, तो वो तो सोशलिज्म से ही हो सकता है, वो कैपिटलिज्म से नहीं हो सकता। This was perhaps the biggest attempt in human history to abolish the institution of private property and consciously design a society based on principles of equality. तो सोवियत यूनियन में जो हो रहा था, ये इतिहास में ही हम ह्यूमंस का सबसे बड़ा अटेम्प्ट रहा है प्राइवेट प्रॉपर्टी को हटा देने का और सोसाइटी में इक्वालिटी को एनकरेज करने का। ठीक है, तो सोवियत यूनियन के सिस्टम में क्या होता था, ये लोग स्टेट को प्राइमेसी देते थे, मतलब गवर्नमेंट के हाथ में सारी पावर होती थी। ठीक है, और इनके यहाँ पर एक पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी। कम्युनिस्ट पार्टी को भी इन्होंने काफी पावर दी, गवर्नमेंट को इन्होंने काफी ज्यादा पावर दी, पर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट ओनरशिप, इन सारी चीजों को ये पसंद नहीं करते थे। तो सोवियत यूनियन का जो पॉलिटिकल सिस्टम था, पॉलिटिक्स में इनके यहाँ पर एक पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी। तो यहाँ पे जो होता था वो कम्युनिस्ट पार्टी ही करती थी, नो अदर पॉलिटिकल पार्टी और ऑपोजिशन पार्टी वाज अलाउड। तो सोवियत यूनियन में ये बोल दिया गया था कि भाई एक ही पार्टी रहेगी, कम्युनिस्ट पार्टी, कोई और पॉलिटिकल पार्टी या कोई और ऑपोजिशन पार्टी अलाउड ही नहीं है, बैन कर दिया गया था। The economy was planned and controlled by the state. इन लोगों की जो इकोनॉमी थी, इकोनॉमी को भी कौन कंट्रोल कर रहा था? गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही थी। ठीक है, इकोनॉमी को भी, इकोनॉमी में क्या होगा, इकोनॉमी रिलेटेड जो प्लान्स थे, सब कुछ गवर्नमेंट कंट्रोल में था। After the Second World War, the East European countries that the Soviet army had liberated from fascist forces came under the control of USSR. कह रहे हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ईस्ट यूरोप में कुछ ऐसी कंट्रीज थी जहां पर थोड़ा डिक्टेटरशिप सॉर्ट ऑफ माहौल चल रहा था। तो सोवियत आर्मी ने उन कंट्रीज की मदद करी एंड फिर बाद में
ईस्ट यूरोप की कंट्रीज को यूएसएसआर के कंट्रोल के अंडर ला दिया जाता है। ठीक है, तो जैसे ही ईस्ट यूरोप की कंट्रीज यूएसएसआर के अंडर आती हैं, तो ये कंट्रीज भी यूएसएसआर के मॉडल को फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं। ये भी कम्युनिस्ट पार्टी की बात मानने लगते हैं और ये भी अपने देश में सोशलिज्म को चलाना स्टार्ट कर देते हैं। दिस ग्रुप ऑफ कंट्रीज वाज कॉल्ड सेकेंड वर्ल्ड और द सोशलिस्ट ब्लॉक। ठीक है, तो वो ग्रुप ऑफ कंट्रीज जो कि सोवियत यूनियन के अंडर आते हैं या सोवियत यूनियन को सपोर्ट करते हैं, उन कंट्रीज को सेकेंड वर्ल्ड कंट्रीज बोला जाता था या फिर उन कंट्रीज को सोशलिस्ट ब्लॉक भी कहा जाता था। ठीक है, एंड इन सारे कंट्रीज के बीच में एक अलायंस था या एक एग्रीमेंट था जो इन्हें साथ में जोड़े रखता था। उस अलायंस का नाम था वॉरसॉ पैक्ट। वॉरसॉ पैक्ट एक मिलिट्री अलायंस था जिसके थ्रू सेकेंड वर्ल्ड की सारी कंट्रीज साथ में कनेक्टेड थे। एंड वॉरसॉ पैक्ट के अकॉर्डिंग सेकेंड वर्ल्ड के सारे कंट्रीज का लीडर कौन था? यूएसएसआर। यूएसएसआर इन सारे कंट्रीज का लीडर बन जाता है। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक टाइम ऐसा आता है जब सोवियत यूनियन के हाथ में बहुत ज्यादा पावर आ जाती है। वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कंट्रीज में से एक रहा है सोवियत यूनियन। उस टाइम पर सोवियत यूनियन को एक ही कंट्री टक्कर दे सकती थी और वो कंट्री थी यूएसए। ठीक है, तो एक टाइम था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब सोवियत यूनियन इतनी स्ट्रांग थी कि सोवियत यूनियन को सिर्फ यूएसए ही मैच कर सकता था। ठीक है, तो अभी हम थोड़ा सा सोवियत यूनियन की तारीफें पढ़ेंगे कि सोवियत यूनियन कितना बढ़िया था उस टाइम पर। तो सोवियत यूनियन में बहुत बढ़िया कम्युनिकेशन नेटवर्क थे, इनके पास एनर्जी रिसोर्सेज बहुत ज्यादा थे, ऑयल, आयरन एंड स्टील, मशीन प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब इनके यहाँ बहुत बढ़िया तरीके से चल रहा था। और क्या था, इनके यहाँ पर ना बहुत सारी इंडस्ट्रीज थी, तो छोटे से छोटे पिन से लेकर बहुत बड़ी गाड़ियों तक हर एक चीज का प्रोडक्शन सोवियत यूनियन के अंदर ही हो जाता था। पर सोवियत यूनियन में प्रोडक्शन तो होता था, पर आपको बता रहे हैं देयर क्वालिटी डिड नॉट मैच दैट ऑफ वेस्टर्न कैपिटलिस्ट कंट्री। सोवियत यूनियन में हर एक चीज का प्रोडक्शन तो हो जाता था, पर इन चीजों का जो प्रोडक्शन हो रहा था उस प्रोडक्शन की क्वालिटी अच्छी नहीं थी। वेस्ट की कंट्रीज, यूएसए जैसी जो कंट्रीज थी, उनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी, पर इन कंट्री सोवियत यूनियन में जो प्रोडक्शन हो रहा था उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं थी। ठीक है, पर बढ़िया काम चल रहा था। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, सोवियत यूनियन में इस दौरान ध्यान रखा जाता था कि हर एक सिटीजन को कम से कम मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मिले। इसका मतलब है कि इस दौरान गवर्नमेंट ध्यान रखती थी कि यहाँ के जो सिटीजन्स हैं इनकी हेल्थ ठीक रहे, ये एजुकेशन अच्छे से कर पाए, इनको चाइल्ड केयर मिले, इनको सब्सिडीज दी जाती थी। ठीक है, तो जो पुअर लोग हैं वो सब भी आसानी से एजुकेशन एंड हेल्थ को अफोर्ड कर पाते थे। एंड स्टार्टिंग में इनकी गवर्नमेंट अलग अलग वेलफेयर स्कीम्स भी लेकर आती थी अपने जनता के लिए। एक टाइम ऐसा था सोवियत यूनियन में जब बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट तो वहां पर हुआ ही नहीं करता था। स्टेट ओनरशिप वॉज डोमिनेंट फॉर्म ऑफ ओनरशिप। कह रहे हैं हर एक ज्यादातर चीजों की ओनरशिप गवर्नमेंट के हाथ में थी। ठीक है, तो जमीन और जो भी प्रोडक्टिव एसेट्स हैं, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं देश की, उनको तो सोवियत स्टेट गवर्नमेंट ही ओन करती थी। प्राइवेट ओनरशिप का कॉन्सेप्ट वहां पर उतना पॉपुलर नहीं था। तो स्टार्टिंग में सोवियत यूनियन बढ़िया चल रहा था, पर फिर एक ऐसा टाइम आता है जब सोवियत यूनियन की जो गवर्नमेंट है वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट बन जाती है और वो अपने जनता की सुनना छोड़ देती है। बहुत ब्यूरोक्रेटिक और अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट बन जाती है, मतलब एक बहुत स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट जिन्होंने सारी पावर अपने पास ले रखी है और वो जनता की ज्यादा सुन नहीं रहे हैं। इस दौरान धीरे धीरे लोगों को लगने लगता है कि इनके देश में डेमोक्रेसी खत्म होती जा रही है, लोगों के पास
फ्रीडम ऑफ स्पीच तक नहीं था। तो अगर इन लोगों को गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ बोलना होता था तो इनके हाथ में फ्रीडम ऑफ स्पीच भी नहीं था। तो इस दौरान लोग क्या करते थे, अलग अलग जोक्स या कार्टून्स बनाकर गवर्नमेंट का मजाक उड़ाते थे या ये एक्सप्रेस करते थे कि उनको गवर्नमेंट की हरकतें अच्छी नहीं लग रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट, टाइम के साथ साथ देखो बदलाव हमेशा जरूरी होता है। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा ज्ञान दे देती हूँ तुम्हें। ठीक है, हमारे लाइफ में भी बदलाव हमेशा जरूरी होता है ना। अलग अलग क्लास के साथ या अलग अलग फेज के साथ हमें बदलना होता है। सोवियत यूनियन के साथ भी ऐसा था, सोवियत यूनियन को भी बदलाव की जरूरत थी, पर सोवियत यूनियन बदल नहीं रहा था। ये भी एक दिक्कत थी सोवियत यूनियन में। तो एक ऐसा टाइम आता है जब सोवियत यूनियन में बदलाव बिल्कुल भी नहीं हो रहा होता। वहां पर एक ही पार्टी थी जो सब कुछ कर रही थी और उस पार्टी का नाम था कम्युनिस्ट पार्टी। और कम्युनिस्ट पार्टी के हाथ में टाइट कंट्रोल था, सारी पावर कम्युनिस्ट पार्टी के हाथ में थी। और ये पार्टी बहुत अनअकाउंटेबल थी, ये जनता की तो सुनती ही नहीं थी, जनता को कोई जवाब ही नहीं देती थी ये लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, ऑन पेपर रशिया वॉज ओनली वन ऑफ द 15 रिपब्लिक्स दैट टुगेदर कॉन्स्टिट्यूटेड द यूएसएसआर। तो यूएसएसआर में क्या था, 15 कंट्रीज साथ में मिलकर यूएसएसआर बना रहे थे। इन्हीं 15 कंट्रीज में से एक था रशिया। तो ऑन पेपर, ठीक है, फॉर्मली ऐसा बोला जाता था कि रशिया यूएसएसआर का एक मेंबर है बाकी कंट्रीज की तरह। पर हकीकत क्या थी, रियलिटी क्या था कि रशिया यूएसएसआर को डोमिनेट करता था। रशिया जो कहता था वही चलता था यूएसएसआर में। ठीक है, तो रशिया को फेवर किया जा रहा था, तो बाकी कंट्रीज को बुरा लगता था कि यार हमें तो निग्लेक्ट करा जा रहा है, हमारे बारे में तो कोई पूछ ही नहीं रहा है। नेक्स्ट क्या होता है, सोवियत यूनियन और यूएसए के बीच में आर्म्स रेस लगी हुई होती है। आर्म्स रेस का मतलब है ये दोनों ना आपस में रेस लगा रहे थे कि सबसे ज्यादा वेपन कौन इकट्ठा करके रखेगा। तो कभी कभी सोवियत यूनियन यूएसए को इस रेस में मैच कर जाता था, पर सोवियत यूनियन में एक दिक्कत थी कि सोवियत यूनियन की टेक्नोलॉजी यूएसए जितनी अच्छी नहीं थी। ठीक है, इनफैक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में भी सोवियत यूनियन यूएसए जितना अच्छा नहीं था। ठीक है, तो धीरे धीरे सोवियत यूनियन में एक ऐसा टाइम आता है कि जब सिटीजन्स को लगने लग जाता है कि सिटीजन्स के गोल्स, सिटीजन्स के एस्पिरेशन सोवियत यूनियन पूरे नहीं कर रहा है। ठीक है, तो धीरे धीरे एक ऐसा टाइम आता है जब सिटीजन्स को लगने लग जाता है कि सोवियत यूनियन इन लोगों के एस्पिरेशंस को फुलफिल नहीं कर रहा है। ऐसे में क्या होता है, ये बात है 1979 की, सोवियत यूनियन इन्वेजन कर देता है अफगानिस्तान के ऊपर। एंड जैसे ही सोवियत यूनियन इन्वेजन करता है अफगानिस्तान पे, सोवियत यूनियन की इकोनॉमी और ज्यादा बिगड़ जाती है। सोचो तुम्हारे पास वैसे ही पैसे नहीं है ना, तो इस टाइम पर तुम्हें अपने देश के डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान देना चाहिए, पर तुम क्या कर रहे हो, तुम इधर उधर इन्वेजन कर रहे हो, इधर उधर अटैक कर रहे हो, तो तुम्हारे कंट्री की इकोनॉमी बिगड़ ही जाएगी, है ना। वैसे ही पैसे कम है, लोगों का डेवलपमेंट हो नहीं रहा, बचे कुचे पैसों को तुम वायलेंस में वेस्ट कर रहे हो। तो इस दौरान सोवियत यूनियन की इकोनॉमी और बिगड़ने लग जाती है। इस दौरान बीच में लोगों की सैलरीज तो बढ़ रही थी, पर फिर एक ऐसा टाइम आने लग जाता है जब सोवियत यूनियन की प्रोडक्टिविटी, टेक्नोलॉजी, ये सब यूएसए के कंपैरिजन में बहुत कम होती चली जाती हैं। फूड इंपोर्ट्स इंक्रीज्ड एवरी ईयर। धीरे धीरे ये लोग खेती अच्छे से नहीं कर पाते। अब खेती अच्छे से नहीं करेंगे तो देश में जो लोग हैं उनको खाना कैसे खिलाएंगे, तो इनको फूड इंपोर्ट करना पड़ता है, बाकी कंट्री से फूड खरीदना पड़ता है। तो हर साल इनका फूड इंपोर्ट धीरे 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 बढ़ता जा रहा था। ठीक है, फिर क्या कह रहे हैं, लेट 1970s तक आते आते इनकी इकोनॉमी स्टैग्नेंट पड़ जाती है। स्टैग्नेंट इकोनॉमी मतलब इनकी इकोनॉमी एकदम थम जाती है, इनकी इकोनॉमी में कोई ग्रोथ हमें देखने को नहीं मिलता। ठीक है, ऐसे में जो कम्युनिस्ट पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी में एक नए लीडर आते हैं, एक नए जनरल सेक्रेटरी आते हैं कम्युनिस्ट पार्टी में।
सोवियत यूनियन में। कब आते हैं ये जनरल सेक्रेटरी? 1985 में। एंड ये जो जनरल सेक्रेटरी थे इनका नाम क्या था? मिखाइल गोर्बाचेव। सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक याद रखना, 1985 में मिखाइल गोर्बाचेव जनरल सेक्रेटरी बनते हैं। ठीक है, अब जैसे ही मिखाइल गोर्बाचेव जनरल सेक्रेटरी बनते हैं, वो कहते हैं कि सोवियत यूनियन को बदलाव की जरूरत है, सोवियत यूनियन को रिफॉर्म की जरूरत है। रिफॉर्म मतलब बदलाव। ठीक है, तो मिखाइल गोर्बाचेव क्या कहते हैं कि अगर हम ऐसे ही चलते रहे तो हमारा काम नहीं बन पाएगा, सोवियत यूनियन सरवाइव नहीं कर पाएगा। अगर हमें सिचुएशन को ठीक करनी है तो हमें क्या करना है? हमें बदलाव की जरूरत है। ठीक है, तभी हम यूएसए को टक्कर दे पाएंगे, तभी हम यूएसए को मैच कर पाएंगे। ये मिखाइल गोर्बाचेव की मैंने इमेज डाल दी है यहाँ पर आप लोगों के रेफरेंस के लिए। आगे बढ़ते हैं। मिखाइल गोर्बाचेव के बारे में थोड़ा सा और मैं आपको बता देती हूँ। 1931 में ये बॉर्न हुए थे एंड इन्हें सोवियत यूनियन का लास्ट लीडर कहा जाता है। इनको समझ में आ गया था कि सोवियत यूनियन को बदलाव की जरूरत है, इसी के चलते मिखाइल गोर्बाचेव इकोनॉमिक और पॉलिटिकल बदलाव के लिए अलग अलग पॉलिसीज लेकर आते हैं सोवियत यूनियन में। तो एक इनकी पॉलिसी थी जिसका नाम था पेरेस्ट्रोइका एंड एक और इनकी पॉलिसी थी जिसका नाम था ग्लासनोस्ट। तो इन पॉलिसीज में क्या कहा जा रहा था कि हमें कैसे रीस्ट्रक्चर करने की जरूरत है, हमें कैसे इकोनॉमी को ओपन करने की जरूरत है, तभी सोवियत यूनियन बदल पाएगा और सरवाइव कर पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट मिखाइल गोर्बाचेव ने और क्या कहा? इन्हें देखो, ये तो समझ में आ गया था कि बदलाव की जरूरत है। तो मिखाइल गोर्बाचेव कहते हैं कि यूएसए के साथ हमने ये जो आर्म्स रेस लगा रखी है, हमें इस आर्म्स रेस को रोक देना चाहिए। फिर क्या कहते हैं मिखाइल गोर्बाचेव? वो कहते हैं कि अफगानिस्तान और ईस्टर्न यूरोप में हमने जो अपनी आर्मी भेज रखी है, उस आर्मी को वापस ले आओ, वहां पर ट्रूप्स रखने की जरूरत नहीं है। मिखाइल गोर्बाचेव ने जर्मनी को भी मदद करी यूनिफाई होने में। ठीक है, जर्मनी की मदद करी, जर्मनी को यूनिफाई करने में। कोल्ड वॉर खत्म हुआ मिखाइल गोर्बाचेव के वजह से। एंड अक्सर मिखाइल गोर्बाचेव को ब्लेम करा जाता है कि भाई आपके वजह से सोवियत यूनियन टूट गई या बिखर गई। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? Gorbachev's decision to normalize relation with West and democratize and reform Soviet Union had some other effects. तो मिखाइल गोर्बाचेव क्या कहते हैं कि वो यूएसए से रिलेशंस को ठीक करने की कोशिश करेंगे, वो सोवियत यूनियन में डेमोक्रेसी लाने की कोशिश करेंगे, वो बदलाव लाने की कोशिश करेंगे। तो ये सुनने में तो बहुत अच्छा अच्छा लग रहा है ना? पर इन सब का जो इफेक्ट था वो इफेक्ट ऐसा था जो कि किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि यार रिफॉर्म लाने की कोशिश करेंगे तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइम पर क्या हो रहा होता है, ईस्ट यूरोप की जो कंट्रीज हैं वो धीरे धीरे प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं कि यार हमें तो सोवियत यूनियन का पार्ट नहीं रहना है। तो नॉर्मली क्या होता था, जब भी कोई कंट्री सोवियत यूनियन के खिलाफ आवाज उठाती थी तो सोवियत यूनियन की गवर्नमेंट उस कंट्री को चुप करा देती थी। पर अब तो मिखाइल गोर्बाचेव आ गए हैं। मिखाइल गोर्बाचेव तो बदलाव के ऊपर विश्वास रखते हैं। तो जब ये सारे लोग आवाज उठा रहे थे कि हमें नहीं चाहिए सोशलिज्म, हमें नहीं चाहिए, हमें सोवियत यूनियन का पार्ट नहीं बनना है, तो इस टाइम पर मिखाइल गोर्बाचेव इन लोगों को चुप नहीं कराते। तो धीरे धीरे एक के बाद एक कंट्रीज बोलने लग जाती हैं कि हमें तो सोवियत यूनियन का पार्ट नहीं रहना है। ठीक है, इस दौरान क्या होता है, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जिससे सोवियत यूनियन की इकोनॉमी भी बिगड़ने लग जाती है। ठीक है, गोर्बाचेव जो है वो अलग अलग इकोनॉमिक और पॉलिटिकल बदलाव लाने की कोशिश करते हैं, कंट्री को रिफॉर्म करने की कोशिश करते हैं, देश में बदलाव लाने की कोशिश कर रहे होते हैं। पर गोर्बाचेव कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर थे, है ना? पर कम्युनिस्ट पार्टी में भी बहुत सारे ऐसे लोग थे जो मिखाइल गोर्बाचेव के आइडियाज को पसंद नहीं करते थे। ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी में ऐसे बहुत सारे लोग थे जो कह रहे थे कि यार बदलाव की जरूरत नहीं है, मिखाइल गोर्बाचेव जो भी कह रहा है वो गलत है। फिर क्या होता है, 1991 में
कम्युनिस्ट पार्टी में ऐसे लोग जो बदलाव के खिलाफ थे, ये लोग एक ग्रुप बनाकर एक कूप करते हैं, एक मिलिट्री अपराइजिंग करते हैं कि हमें कोई बदलाव वगैरह नहीं चाहिए, हमें जो पुराना तरीका था जिसमें कम्युनिस्ट पार्टी अपनी चला रही थी, लोगों को परेशान कर रही थी, हमें वो पुराना तरीका वापस चाहिए कह के कम्युनिस्ट पार्टी के कुछ लोग कूप करना स्टार्ट कर देते हैं। इस दौरान एक पर्सन हमारी कहानी में एंट्री करते हैं एक हीरो की तरह। तो एक पर्सन थे इस टाइम पर जिनका नाम था बोरिस येल्टसिन। वो एक नेशनल हीरो बन जाते हैं। कैसे? वो इस कूप के खिलाफ बोलते हैं, ठीक है, इस कूप के खिलाफ बोरिस येल्टसिन आवाज उठाते हैं। बाद में जब प्रॉपर रशिया एक कंट्री बनती है, तो जब उनका इलेक्शन होता है तो सारे लोग बोरिस येल्टसिन को वोट भी देते हैं, ठीक है। तो ये नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्या होता है, धीरे धीरे हमें ये देखने को मिलता है कि सोवियत यूनियन के हाथ से पावर धीरे 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 करके हटती जा रही थी, ठीक है। काफी लंबे टाइम तक सेंट्रल एशिया की कंट्रीज सोवियत यूनियन से आजाद होने के बारे में बात नहीं करती। वो बाद में जाकर सेंट्रल एशिया की कंट्रीज बोलने लगती हैं कि हमें भी सोवियत यूनियन से हटना है, हमें भी आजादी चाहिए। स्टार्टिंग में ईस्ट यूरोप की कंट्रीज ज्यादा हंगामा मचा रही थी। नेक्स्ट क्या होता है, दिसंबर 1991 में बोरिस येल्टसिन के लीडरशिप के अंडर रशिया, यूक्रेन और बेलारस, ये उस टाइम पर यूएसएसआर की तीन बहुत बड़ी कंट्रीज थी, तीन बहुत बड़ी रिपब्लिक्स थी। तो रशिया, यूक्रेन और बेलारस ये डिक्लेयर कर देते हैं कि भाई आज से सोवियत यूनियन खत्म हो चुका है। जैसे ही ये बोल दिया जाता है, उसी के कुछ टाइम के बाद कम्युनिस्ट पार्टी को बैन कर दिया जाता है और ये सारी कंट्री साथ में मिलकर ये डिसीजन लेते हैं कि अब से ये लोग सोशलिज्म को फॉलो नहीं करेंगे, ये लोग कैपिटलिज्म को ट्राई करेंगे और ये अपने देश में डेमोक्रेसी को लाने की भी कोशिश करेंगे, ठीक है। फिर क्या होता है, यूएसएसआर पूरा बिखर जाता है, टूट जाता है। इस टाइम पर कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट CIS बनाया जाता है। ये एक इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये भी मतलब एक ग्रुप है, ये जो सारी कंट्रीज बिखर गई थी इनके बीच में एक कनेक्टिविटी बनाने के लिए CIS को बना दिया जाता है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में सेंट्रल एशिया की जो कंट्रीज थी वो CIS का पार्ट नहीं थी, बाद में इनको भी CIS में बहुत जल्दी इन्वॉल्व कर लिया जाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, अब सोवियत यूनियन तो खत्म, तो हम रशिया को सोवियत यूनियन का सक्सेसर मानने लग जाते हैं। सक्सेसर मतलब सोवियत यूनियन की जगह रशिया ले लेता है। मतलब सोवियत यूनियन ने ना इंटरनेशनल लेवल पर बहुत सारे एग्रीमेंट्स को साइन कर रखा था, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस को ज्वाइन कर रखा था। तो अब इंटरनेशनल लेवल पर सोवियत यूनियन की जगह रशिया ले लेता है, ठीक है। और फिर क्या होता है, रशिया इकलौता न्यूक्लियर स्टेट भी बन जाता है। तो सोवियत यूनियन के पास न्यूक्लियर वेपन्स थे, जब सोवियत यूनियन खत्म होता है तो सारे न्यूक्लियर वेपन्स रशिया के पास चले जाते हैं। फिर जब कोल्ड वॉर खत्म होता है तो यूएसए एंड रशिया आपस में डिस्कशन करते हैं और ये लोग न्यूक्लियर डिसआर्ममेंट मेजर्स लेना स्टार्ट करते हैं। न्यूक्लियर डिसआर्ममेंट मेजर्स मतलब ये अलग अलग एग्रीमेंट्स लेकर आते हैं जिससे ये लोग डिसाइड करते हैं कि हम न्यूक्लियर वेपन्स को कम यूज करेंगे। इसी के साथ सोवियत यूनियन हमारा खत्म हो जाता है, टूट जाता है, बिखर जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, व्हाई डिड द सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट। ऐसा क्या हुआ कि सोवियत यूनियन पूरा टूट गया? क्योंकि देखो अभी तक तो आप लोगों ने पढ़ा कि सोवियत यूनियन बहुत अमेजिंग थी, सोवियत यूनियन बहुत बढ़िया थी, है ना। हम लोगों ने अभी 5-10 मिनट पहले सोवियत यूनियन की इतनी तारीफों को भी सुना कि वहां पे कम्युनिकेशन अच्छा था, ट्रांसपोर्टेशन अच्छा था, छोटे से छोटे पिन से लेकर बड़े बड़े कार्स तक सारा प्रोडक्शन ये लोग खुद कर लेते थे। तो सेकंड मोस्ट पावरफुल कंट्री, पूरे वर्ल्ड में सेकंड मोस्ट पावरफुल कंट्री थी ये। तो इतनी पावरफुल कंट्री अचानक से कैसे डिसइंटीग्रेट हो गई वो समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो
ये जो क्वेश्चन है ना, ये हमारे लिए समझना इसलिए भी जरूरी है। देखो, अगर हम ये समझेंगे कि सोवियत यूनियन क्यों टूटा, तो हम सोवियत यूनियन को और अच्छे से समझ पाएंगे। और क्यों हमारे लिए ये टॉपिक समझना जरूरी है, जब सोवियत यूनियन टूटा ना, तो ये पहली बार नहीं हो रहा था कि कोई देश बिखर गया या कोई ऑर्गेनाइजेशन टूट गई, ठीक है, और ये लास्ट बार भी नहीं हो रहा। वर्ल्ड पॉलिटिक्स में बहुत नॉर्मल सी चीज है कि ऑर्गेनाइजेशन, कंट्रीज, ये सब टूटते रहते हैं, बिखरते रहते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि क्या कारण है जिसकी वजह से सोवियत यूनियन बिखर गया, ठीक है, क्या यूनिक फीचर्स हैं जिसके वजह से सोवियत यूनियन टूट गया। इससे हमें एक जनरल लेसन सीखने को मिलेगा कि अलग अलग देश या अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन किस वजह से बिखर सकते हैं, डिसइंटीग्रेट हो सकते हैं। एक रीजन तो ये था कि सोवियत यूनियन में पॉलिटिकल वीकनेस थी, ठीक है, इनके पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रांग नहीं थी, एंड इनकी इकोनॉमी भी बेकार चल रही थी। ये अपने जनता के एस्पिरेशंस, अपने ही जनता के गोल्स एंड सपनों को नहीं समझ पा रहे थे। बहुत सालों तक यहाँ पर इकोनॉमिक स्टैग्नेशन चलता है, ठीक है। इकोनॉमिक स्टैग्नेशन मतलब इनकी इकोनॉमी ग्रो करना ही छोड़ देती है, इनकी इकोनॉमी एकदम थम जाती है। तो ये भी एक रीजन था जिसकी वजह से धीरे धीरे सोवियत यूनियन बिखरने लग जाता है। पर अब यहां पर आप लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन आ सकता है, why did the system became so weak and why did the economy stagnate? ऐसा क्या हुआ कि सोवियत यूनियन का जो सिस्टम है वो इतना कमजोर पड़ गया, और क्या कारण था कि इनकी इकोनॉमी भी कमजोर पड़ने लग गई, ठीक है। तो एक रीजन पता है क्या था, सोवियत यूनियन को पता है अपने जनता के ऊपर ध्यान देना चाहिए था, उन्हें अपने जनता के डेवलपमेंट एंड ग्रोथ के ऊपर फोकस करना चाहिए था। पर सोवियत यूनियन ने क्या करा, उन्होंने अपना सारा पैसा मिलिट्री पर लगा दिया, हथियार पर लगा दिया, वेपन्स पे लगा दिया। वो इस चीज के ऊपर ज्यादा फोकस करने लगे कि हमें यूएसए से ज्यादा वेपन बनाना है, हमें यूएसए से ज्यादा मिलिट्री को डेवलप करना है। सारा खर्चा उनका मिलिट्री के ऊपर जाने लग जाता है, जिसकी वजह से इनकी इकोनॉमी धीरे धीरे करके बिगड़ने लग जाती है, ठीक है। तो एक ऐसा टाइम आता है जब इनकी इकोनॉमी पे इतना बड़ा बर्डन, इतना बड़ा बोझ आ जाता है कि उनसे संभाला नहीं जाता इस बर्डन को। एंड इसी टाइम के अराउंड जो साधारण सिटीजन्स थे सोवियत यूनियन में, उनकी नॉलेज बढ़ती जा रही थी। जो ऑर्डिनरी सिटीजन्स थे उनको पता चल गया था कि वेस्ट की जो कंट्रीज हैं, यूएसए जैसी जो कंट्रीज है, वहां पर तो सिटीजन्स बहुत खुश हैं, वहां पे तो गवर्नमेंट सिटीजन्स की बात सुन रही है। तो ये जो ऑर्डिनरी सिटीजन्स हैं, इनको धीरे धीरे समझ में आने लग जाता है कि सोवियत यूनियन अच्छे से काम नहीं कर रहा एंड वेस्ट की कंट्रीज बढ़िया तरीके से काम कर रही हैं। फिर क्या होता है, सोवियत यूनियन की एडमिनिस्ट्रेशन भी खराब थी, इनका पॉलिटिकल सेंस भी अच्छा नहीं था, पॉलिटिक्स में भी ये लोग अच्छे से काम नहीं कर रहे थे। क्या दिक्कत थी, सोवियत यूनियन में एक ही पार्टी बहुत लंबे टाइम से अपनी चलाए जा रही थी, और वो पार्टी थी कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है। तो कम्युनिस्ट पार्टी ने सोवियत यूनियन को 70 इयर्स से भी ज्यादा टाइम तक रूल कर रखा था, ठीक है। तो कम्युनिस्ट पार्टी अपनी चलाई जा रही थी, 70 इयर्स से भी ज्यादा टाइम तक कम्युनिस्ट पार्टी सोवियत यूनियन में रूल कर रही थी, और ये पार्टी बिल्कुल अकाउंटेबल ही नहीं थी, ये जनता की बात नहीं सुनती थी, करप्शन करती थी, जनता को बिल्कुल ध्यान ही नहीं देती थी जनता के ऊपर। तो धीरे धीरे जो ऑर्डिनरी पीपल हैं उनको एलियनेटेड फील होने लगता है। एलियनेटेड मतलब उनको फील होने लगता है कि यार गवर्नमेंट के साथ हम कनेक्ट नहीं कर पा रहे, ठीक है, ये जो पार्टी है ये भयंकर करप्शन करती थी, ये गलतियां करती रहती थी, ये पार्टी अपने गलतियों को ठीक करने की कोशिश भी नहीं करती थी, ओपननेस नहीं था गवर्नमेंट में, ये सब छुप छुपा कर काम करते थे, सारी पावर गवर्नमेंट के हाथ में, इसी एक पार्टी के हाथ में चली गई थी। और क्या दिक्कत थी, जो भी पार्टी के लोग होते थे ना, जो भी कम्युनिस्ट पार्टी के लोग होते थे, उनके अंदर एक ऐसी फीलिंग थी कि ये लोग साधारण सिटीजन से ऊपर हैं, तो ये ऑर्डिनरी सिटीजन्स को नीचा दिखाते थे और अपने आप को ये लोग ऊपर मानते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, गोर्बाचेव्स रिफॉर्म प्रॉमिस टू डील विद दिस प्रॉब्लम।
फिर क्या होता है, गोर्बाचेव आते हैं एंड गोर्बाचेव कहते हैं कि मैं बदलाव लेकर आऊंगा, मैं सोवियत यूनियन को ठीक कर दूंगा। अब यहां पर ना एक सोचने वाली बात है कि हमें पता है कि सोवियत यूनियन को बदलाव की जरूरत थी, और मिखाइल गोर्बाचेव आते के साथ बोल देते हैं कि भाई मैं सोवियत यूनियन को बदलूंगा, है ना। तो मिखाइल गोर्बाचेव सही रास्ते पे चल रहे थे कि सोवियत यूनियन को बदलने की जरूरत है ना। पर इसके बावजूद सोवियत यूनियन टूट जाता है। तो क्या रीजन था इसके पीछे? मिखाइल गोर्बाचेव बोल तो सही रहे थे कि वो बदलाव लेकर आएंगे, सोवियत यूनियन को बदलाव की जरूरत है, पर इसके बावजूद, इस राइट स्टेप को लेने के बावजूद ऐसा क्या होता है कि सोवियत यूनियन टूट जाता है, वो समझने की कोशिश करते हैं। तो दो विचार हैं इस सिचुएशन को लेकर, ठीक है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनका मानना है कि मिखाइल गोर्बाचेव जो है उन्होंने बहुत धीरे धीरे काम करा, ठीक है, उनको और तेजी के साथ काम करना चाहिए था। अगर वो और तेजी से काम करते तो फिर शायद सोवियत यूनियन नहीं बिखरता, ठीक है। पर कुछ लोग ऐसे हैं जिनका मानना है कि मिखाइल गोर्बाचेव जो है उन्होंने कुछ ज्यादा ही जल्दी जल्दी काम कर दिया, वो बहुत तेजी से बदलाव ला रहे थे, तो इतनी तेजी से बदलाव सोवियत यूनियन से झिला नहीं और सोवियत यूनियन टूट गया। तो मिखाइल गोर्बाचेव हमारे बेचारे एक टग ऑफ वॉर में फंस जाते हैं। टग ऑफ वॉर तुम्हें पता है, ये गेम होता है जिसमें तुम्हें पता होगा ठीक है, एक रस्सी होती है और दोनों तरफ से टीम उस रस्सी को खींच रही होती है ना। तो हमारे जो मिखाइल गोर्बाचेव थे वो टग ऑफ वॉर में फंस गए, उन्हें तो कोई सपोर्ट कर ही नहीं रहा। वो सही बात बोल रहे हैं कि रिफॉर्म की जरूरत है ना, पर उन्हें कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई तुम बहुत धीरे काम कर रहे हो, कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई तुम बहुत तेज तेज बहुत जल्दी काम कर रहे हो। तो मिखाइल गोर्बाचेव जो है वो इस टग ऑफ वॉर में फंस जाते हैं एंड उनको कहीं से सपोर्ट मिल ही नहीं रहा होता। एक दिक्कत तो ये थी। नेक्स्ट क्या होता है, इस दौरान नेशनलिज्म की फीलिंग लोगों के अंदर बढ़ने लग जाती है, ठीक है। तो रशिया, एस्टोनिया, लातविया, लिथुएनिया, यूक्रेन, जॉर्जिया, इन सब के अंदर एक ये फीलिंग बढ़ती जा रही थी कि यार हमें सोवियत यूनियन का पार्ट नहीं रहना, हमें खुद का देश बनाना है ना। नेशनलिज्म की ये जो भावना है, ये फीलिंग इनके अंदर बढ़ती जा रही थी, और ये फाइनल और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन था जिसके वजह से सोवियत यूनियन या यूएसएसआर टूट जाता है, डिसइंटीग्रेट हो जाता है, ठीक है। अब इस पॉइंट को लेकर भी लोगों के थोड़े डिफरेंट व्यूज हैं, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं कि सोवियत यूनियन में ना हमेशा से ही लोगों के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग थी, तो चाहे मिखाइल गोर्बाचेव बदलाव लाते या नहीं लाते, नेशनलिज्म की फीलिंग इतनी बढ़ गई थी कि चाहे मिखाइल गोर्बाचेव कुछ कहते या ना कहते, एक टाइम ऐसा आ ही जाता जब ये सारे देश मिलकर सोवियत यूनियन को हटा देते, ठीक है। तो कुछ लोगों का मानना है कि नेशनलिज्म वाला फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पर ये एक व्हाट इफ है, ये हिस्ट्री का एक व्हाट इफ है, हमें पता नहीं यार, हम तो ऐसे अपने अंदाजे में कह रहे हैं कि अगर मिखाइल गोर्बाचेव नहीं आए होते तो भी लोगों के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग आ जाती और फिर सोवियत यूनियन हट जाता। तो ये हमारे इतिहास का एक व्हाट इफ है, हम सोच रहे हैं कि ऐसा भी हो सकता था, ठीक है। पर कुछ लोग ऐसे हैं जिनका मानना है कि मिखाइल गोर्बाचेव का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा सोवियत यूनियन को तोड़ने में। जब मिखाइल गोर्बाचेव ने रिफॉर्म के बारे में बात करी, बदलाव के बारे में बात करी, तब जाकर धीरे धीरे कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसके बाद सोवियत यूनियन हमारा टूट जाता है या बिखर जाता है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि जब कोल्ड वॉर का टाइम चल रहा था ना, तो ज्यादातर कंट्रीज को लगता था कि सेंट्रल एशिया की जो कंट्रीज हैं वो सबसे ज्यादा हंगामा मचाएंगी कि हमें तो सोवियत यूनियन का पार्ट नहीं रहना, क्योंकि सेंट्रल एशिया की जो कंट्रीज हैं उनका कल्चर सोवियत यूनियन के बाकी कंट्रीज के कल्चर से अलग है। तो हमें लग रहा था सेंट्रल एशिया की कंट्रीज ज्यादा हंगामा मचाएंगी। पर इंटरेस्टिंगली ऐसा होता है कि ईस्ट यूरोप की जो कंट्रीज हैं जो कि सोवियत यूनियन का पार्ट थी, वो ज्यादा हंगामा मचाते हैं, ठीक है। रशिया, यूक्रेन, जॉर्जिया, इन एरियाज में से ज्यादा डिमांड आने लग जाती है कि हमें सोवियत यूनियन का पार्ट नहीं रहना है।
तो जो ऑर्डिनरी लोग हैं, they felt alienated from Central Asian and from each other, and concluded also that they were paying too high an economic price to keep the more backward areas within the Soviet Union. तो ये जो कंट्रीज हैं, रशिया जैसी जो कंट्रीज हैं, वो ये बोलने लग जाती हैं कि अगर हम सोवियत यूनियन का पार्ट रहेंगे तो हमारी इकोनॉमी डेवलप नहीं होंगी, और हम ये जो बैकवर्ड कंट्रीज हैं, हम इन सबको साथ में लेकर आगे बढ़े जा रहे हैं, एंड इसका इम्पैक्ट हमारे देश को झेलना पड़ रहा है, तो इसीलिए हम सोवियत यूनियन का पार्ट नहीं रहना चाहते। ठीक है, यहां तक बच्चों हमने अपना आधा चैप्टर खत्म कर लिया है। आई होप आपको ये सेशन हेल्पफुल लगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक जरूर करना एंड शो योर लव एंड सपोर्ट इन दी कमेंट सेक्शन। बाकी का आधा जो लेक्चर है वो हम आगे आने वाले अपने टॉपिक्स, अपने चैप्टर में, अपने सेशन में कवर करेंगे। तो ये तो हमारी यूट्यूब क्लास थी। अगर आप लाइव मेरे साथ टॉपर लेवल प्रिपरेशन करना चाहते हो, नेक्स्ट लेवल प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो आई वुड सजेस्ट कि आप हमारे बैच को ज्वाइन कर लो। तो हमारा एक ह्यूमैनिटीज बैच है क्लास 11th एंड क्लास 12th के लिए, जहां पर हम लाइव आ रहे हैं और आप लोगों को पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड इंग्लिश कवर करवा रहे हैं। यहाँ पर आपके सारे डाउट्स को क्लियर किया जाएगा। डाउट क्लियरिंग के लिए सेपरेट क्लासेस होंगी, आपको सारे नोट्स दिए जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, सैंपल पेपर, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन, ये सब हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तो जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं इस बैच को ज्वाइन करने में, अभी परफेक्ट टाइम है हमारे बैच को ज्वाइन करने का, क्योंकि फिलहाल हमारे सारे कोर्सेज पर चल रहा है 50% तक का डिस्काउंट। 50% डिस्काउंट का मतलब है कि आप लोग अराउंड 20,000 रुपीज तक अपने पैसों को बचा सकते हो, और ये हमारे अनअकैडमी का अब तक का सबसे बड़ा डिस्काउंट है। तो इसका फायदा उठाओ सब लोग। ठीक है, ज्वाइन कैसे करना है इस बैच को मैं आपको बताती हूँ। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जिस भी क्लास में हो, क्लास 11 कहकर एक लिंक दे रखा है, क्लास 12 कहकर एक लिंक दे रखा है। तो अगर आप क्लास 12th में हो, क्लास 12th वाले लिंक के ऊपर क्लिक करो। तो जब आप क्लिक करोगे इस लिंक के ऊपर, आपसे आपका फोन नंबर मांगा जाएगा, फोन नंबर डाल दो, ओटीपी मांगा जाएगा, फोन पे ओटीपी आएगा, वो ओटीपी डाल दो, फिर ये पेज ओपन हो जाएगा। इस पेज में आपको जितने महीने का भी हमारा बैच चाहिए वो सेलेक्ट करो। आप स्क्रॉल करोगे तो और ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। फिर यहां पर आपसे पूछा जाएगा हैव अ रेफरल कोड, क्या आपके पास कोई रेफरल कोड है? तो यहां पर आपको लिख देना है अनुष्या, ANUSHYA। अनअकैडमी में तुम्हारी दीदी का नाम चलता है, जैसे ही तुम अनुष्या लिखोगे तुम्हें सबसे ज्यादा डिस्काउंट दिया जाएगा। फिर प्रोसीड टू पे के ऊपर क्लिक करो, अपना पेमेंट करो और आपको हमारी क्लासेस दिखने लग जाएंगी। तो 50% ऑफ का सब लोग जल्दी जल्दी फायदा उठाओ। ये जो डिस्काउंट है ये सिर्फ और सिर्फ अप्रैल 14 तक है। तो अप्रैल 14 से पहले पहले जल्दी जल्दी सब लोग हमारे बैचेस को ज्वाइन कर लेना। ठीक है, इसके अलावा स्कॉलरशिप टेस्ट भी चल रहा है हमारे अनअकैडमी में, क्लास 8 से लेकर क्लास 12 के लर्नर्स के लिए। इस स्कॉलरशिप टेस्ट के थ्रू आपको 80% स्कॉलरशिप मिल सकता है एंड 10,000 रुपीज तक के वर्थ के गिफ्ट वाउचर्स भी आपको मिल सकते हैं। जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं, स्कॉलरशिप टेस्ट में रजिस्टर होने का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जल्दी जल्दी सारे बच्चे हमारे स्कॉलरशिप टेस्ट को ज्वाइन कर लेना। चलो बच्चों, तो आज मेनली मुझे आपको इतना ही बताना था। लाइक आई सेड, अगर आपको ये सेशन हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना, इस सेशन को अपने सारे क्लासमेट्स के साथ शेयर करो एंड शो योर लव एंड सपोर्ट इन दी कमेंट सेक्शन। आप लोगों के कमेंट से ही मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। चलो बच्चों, तो अभी के लिए इतना ही करेंगे। यहाँ तक सब लोग अच्छे से रिवाइज कर लो। नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर को आगे कवर करेंगे और चैप्टर को खत्म भी कर देंगे। ओके, दैट्स इट फॉर नाउ स्टूडेंट्स। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।